Good morning, students. Myself, Dr. संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महिलावल जायवासा। आज मैं यूजीसी थर्ड के साइकोलॉजी पेपर 7 सोशल साइकोलॉजी को लिया है, जिसमें मैंने यूनिट थर्ड सोशल इंटरेक्शन एंड इन्फ्लुएंस को लिया है। इसमें पहला हमारा टॉपिक था इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, इसमें मीनिंग एंड नेचर। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन मीन्स अंतर व्यक्तिक आकर्षण क्या है। तो इसी क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस क्लास के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे आकर्षण जो होता है, यह इंग्लिश जो वर्ड है अट्रैक्शन से, अट्रैक्शन को कहते हैं हम लोग आकर्षण, यानी इंग्लिश का रूपांतरण है। जो अट्रैक्शन है वो लैटिन भाषा का दो शब्द मिलकर बना हुआ है, एक एड और ट्रेयर। तो एड का मतलब होता है टू यानी को, और ट्रेहर मीन्स होता है टू ड्रॉ और पुल यानी खींचना, यानी दूसरों के प्रति जो खिंचाव की भावना हम अपने ऊपर महसूस करते हैं उसे ही अट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे कहा है कि आकर्षण का जो अर्थ है उनके अनुसार से पसंदगी या नापसंदगी की एक मनोवृत्ति है, यानी कि अगर हम लोगों के मन में किसी के प्रति यानी किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर उसके वो हमें अच्छा लगता है तो उसके हम प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। तो यह पसंदगी और नापसंदगी पर भी डिपेंड करता है, यानी अगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर हम पसंद अच्छा महसूस करते हैं तो उसके साथ हम लोग रहना चाहते हैं, उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, उसके साथ उससे बातचीत करना चाहते हैं, यानी अपने दुख सुख को बांटना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी की फिजिकल अपीयरेंस को देखकर अगर हम उससे मतलब महसूस ऐसा उस टाइप का महसूस नहीं होता है, यानी वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो ना ही हम लोग उससे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं और ना ही उससे बात करने की इच्छा होती है, ना ही उसके साथ रहने की इच्छा होती है। यानी पसंद और नापसंद यानी लाइकिंग और डिसलाइकिंग ही बहुत बड़ा मैटर रखता है आपका इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में। इस तरह से समाज मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए, जिसके अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि अंतर व्यक्तिक आकर्षण के दो मुख्य श्रेणियां हैं, जिसके आधार पर हम लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना महसूस करते हैं। तो पहला है अंतर व्यक्तिक निर्धारक यानी इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स। इसमें उसके बाद उसका दूसरा है परिस्थिति जन्य कारक यानी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स। इन्हें दो कारक बताए हैं जिसके कारण से हम लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना महसूस करते हैं। इसके अंदर भी और सारे पॉइंट्स हैं, यानी इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स में 4 पॉइंट्स हैं। पहला है शारीरिक आकर्षकता यानी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, दूसरा है समानता यानी सिमिलरिटी, तीसरा है पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी, चौथा है चाटुकारिता यानी इंटीग्रेटिएशन। उसके बाद उसी तरह से परिस्थिति जन्य निर्धारक यानी सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स में भी 2 पॉइंट्स है। पहला है समीपता या सनिकटता यानी प्रॉक्सिमिटी और प्रॉप इंटिक्यूटी, दूसरा है आपका संवेग उत्पन्न करने वाली घटना यानी इमोशनल अराउजिंग इवेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स में जो 4 पॉइंट है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला है शारीरिक आकर्षणता यानी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, यानी किसी को अगर हम लोग देखकर उसके प्रति आकर्षण की भावना महसूस करते हैं तो इसके भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का चेहरा बहुत ही सुंदर है तो उसके प्रति हम कोई भी लोग उसके प्रति ऑटोमेटिक अट्रैक्शन की भावना महसूस करते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि सुंदर चेहरे के लिए किसी भी प्रशस्ति पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, यानी सुंदर व्यक्ति वाले को देखकर अधिकतर को सभी भी लोग अधिक। और एक चीज और है, अगर हम लोग किसी सुंदर व्यक्ति वाले को देखते हैं या पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति को देखते हैं तो हम लोग मन में अपने यहाँ जान लेते हैं कि वह अधिक समायोजित है, अधिक गुणी है, अधिक प्रतिभा संपन्न है, यानी उसके प्रति ये आकर्षण की भावना जो हमारे मन में आती है उसके साथ में हम लोग ये भावना भी अपने आप मन में आ जाती है। इसीलिए समाज मनोवैज्ञानिक ने इसे कहा है कि शारीरिक आकर्षकता जो होती है रूढ़ीकृति होती है, यानी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस स्टीरियोटाइप कहा है इसे। इस पर व्रिघम 1980 में अपने अध्ययन किया, उसने पाया कि पुरुष और महिलाएं अगर किसी भी मतलब सुंदर व्यक्ति आकर्षक व्यक्ति के प्रति अगर उसे आकर्षित होते हैं तो अपने आप मान लेते हैं कि वह अधिक सामाजिक स्वतंत्र है, मनोरंजक है और वह किसी के साथ भी अच्छा संपर्क स्थापित करने में कामयाब है। इस तरह से बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। तो कुछ दिनों पर यह भी मालूम हुआ है कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर कोई जिसकी पर्सनालिटी अच्छी है या बहुत ज़्यादा सुंदर है तो वो ऑटोमेटिक हाईली अचीवमेंट वाला है, यानी उसमें उसके जीवन में उन्होंने बहुत सारे अच्छे उपलब्धियां प्राप्त की हैं। एबार्ट ने भी कहा है 1992 में कि आकर्षक व्यक्ति में आत्मसम्मान,
सामाजिक आत्मविश्वास अधिक होता है अनाकर्षक व्यक्ति के प्रति, यानी जिसमें आकर्षक की भावना है, जो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जो देखने में सुंदर होता है, उसकी जो उपलब्धि होती है वो भी ज्यादा होती है, वह समाज में अपना स्थान भी प्राप्त करता है, और वो कहीं भी जाता है तो उससे सहयोग मिलता है। यानी अगर किसी भी फील्ड में काम करने जाए या कहीं बाहर जाए तो उसकी सुंदरता को देखकर या उसकी पर्सनैलिटी को देखकर लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं और उसको सहयोग करते हैं। यानी अगर कहीं भी कोई मुसीबत आती है या कुछ भी होता है तो, और या कुछ पता करने भी जाता है तो लोग उसकी मदद करते हैं। लेकिन अनाकर्षक जो व्यक्ति होते हैं इसे बहुत ही संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से ये तो लाभ हुआ इसके कुछ मतलब डिमेरिट्स भी इसके हैं सुंदरता के। कभी कभी लड़कियां अगर ज्यादा सुंदर होती है तो उसे ईव टीजिंग का भी सामना करना पड़ता है। और एक इसमें खासियत है कि अगर लड़की ज्यादा सुंदर होती है तो इसमें ईगो इन्वॉल्व हो जाता है, यानी वो अपने आप को बहुत सुंदर मान लेती है और अपने आसपास के जितने भी नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उसे वह बहुत ही नीचे नजर से देखना शुरू कर देती है। यह भी एक डिमेरिट्स है। अगर कोई सुंदर लड़कियां अगर कहीं अच्छे पोस्ट में काम कर रही है, कहीं पर पोस्ट में, तो उसके बॉस या सहयोगी जो होते हैं उसे बहुत ही बुरी नजर से देखते हैं। यानी इन सब का भी सामना करना पड़ता है स्त्रियों को, जिसके कारण उसकी मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और लड़कों में अगर लड़के की पर्सनैलिटी अच्छी है या बहुत स्मार्ट है तो वो अपने इस सुंदरता का उपयोग दूसरे को धोखा देने के लिए भी करते हैं। यानी वे ऐसा नेगेटिव इमेज भी आप उत्पन्न कर लग जाते हैं कि लोग उसे अच्छे नजर से नहीं देख सके। इस तरह से यह देखा गया है कि शारीरिक आकर्षकता जो होती है, अट्रैक्टिवनेस जो होती है, अनाकर्षकता यानी अनअट्रैक्टिवनेस की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे इंटरपर्सनल अट्रैक्शन प्रभावित होता है। इसके बाद हम लोग दूसरा है हमारा समानता। समानता क्या है कि दो व्यक्तियों में जब परस्पर आकर्षण होने का मुख्य आधार समानता भी होता है। यानी समाज मनोवैज्ञानिकों ने समानता का 3 विमा बताया है, यानी 3 डायमेंशन बताया है जिसके कारण से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। जिसमें पहला है मनोवृत्ति की समानता यानी एटीट्यूड सिमिलैरिटी, दूसरा है व्यक्तित्व की समानता यानी पर्सनैलिटी सिमिलैरिटी, और तीसरा है व्यवहारगत समानता बिहेवियरल सिमिलरिटी। तो इस तरह से समानता भी 3 तरह की होती है, एक तो हुआ एटीट्यूड में, एक हुआ पर्सनैलिटी में, एक बिहेवियर में। यानी पहला हम लोग बात करते हैं मनोवृत्ति में समानता यानी एटीट्यूड सिमिलरिटी। इसमें क्या देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति उन व्यक्तियों के प्रति अधिक आकर्षक महसूस करता है जिसकी मनोवृत्ति समान होती है। यानी अगर 2 व्यक्तियों में एटीट्यूड दोनों का सेम है तो उन दोनों में आकर्षकता ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, यानी आकर्षण अपने आप उत्पन्न होता है और वो लोग एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करते हैं। इसके प्रति कार्पसन एंड एंडरसन ने भी 1973 में अध्ययन पाया है कि अगर किसी मान लीजिए कक्षा में विद्यार्थियों का समूह को देखते हैं, अगर जिन भी विद्यार्थियों के बीच में अगर स्वभाव में सिमिलरिटी होती है तो उन लोगों का अलग ग्रुप बन जाता है। तो ऑटोमेटिक विद्यार्थी के समय में लोग अपने ही स्वभाव वाले व्यक्ति को ज्यादा पसंद करते हैं और उनके साथ ही दोस्ती करते हैं, और उसके इस तरह से सभी का ग्रुप जो होता है वह अलग अलग हो जाता है। इसमें अक्सर भी ये भी देखा गया है कि जैसे मान लीजिए शराब सिगरेट पीने वाले लड़के अगर हैं तो वैसे ही लड़के उनके दोस्त रहेंगे जो खुद भी शराब सिगरेट पीते होंगे। और जिन लोगों को पढ़ाई में मन लगता है तो उन लोगों का ग्रुप ऐसा हुआ कि उसके ग्रुप में जितने सदस्य होंगे सब पढ़ने वाले ही होंगे। इस तरह से खेलकूद करने वाले और पढ़ने वाले, इस तरह से लोगों का समूह ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। यानी एटीट्यूड के अनुसार ही लोग अपने आप अपना एक ग्रुप चुनते हैं और वैसा ही समूह बनाने लग जाते हैं। इसमें हुसैन और कुरैशी ने कहा है 1983 में कि समाज आर्थिक वाले समलिंगी वाले यानी लड़कों के साथ लड़कियों के साथ ज्यादा ऑटोमेटिक अट्रैक्शन होता है और वो अपना समूह बनाते हैं। दूसरा है कि समाज आर्थिक स्थिति यानी जिसकी स्थिति समान होती है, रहन सहन का ढंग जो होता है वो वैसे ही लोगों को अपने अंदर में आने देते हैं और उसके प्रति अट्रैक्शन होते हैं और उसके साथ ही वो सहयोग के साथ में मित्रता का भाव रखते हैं और अपना एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इस तरह से रस्तोगी एंड पांडेवी ने भी कहा है 1978 में कि मनोवृत्ति समानता और परस्पर आकर्षकता के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब सेकंड हम लोग इसी में आते हैं व्यक्तित्व की समानता यानी पर्सनैलिटी सिमिलरिटी। इसमें क्या है, इसके पहले हमने देखा ना कि एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति में अगर समानता होती है तो लोग अपना समूह इस तरह से बनाते हैं। अगर व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी में समानता होती है, समाज मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि अधिकांश लोग अपने व्यक्तित्व गुण के समान गुण की ओर आकर्षित होते हैं। यानी जो गुण हम लोग अपने में होते हैं पर्सनैलिटी में, अगर वैसे ही किसी दूसरे में वो गुण देखते हैं तो हम लोग एक दूसरे के प्रति ऑटोमेटिक अट्रैक्शन की भावना
उत्पन्न हो जाती है, यानी हम लोग अट्रैक्टिव नॉर्मली हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी की पर्सनैलिटी यानी किसी का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि उसे देखते ही लोग आकर्षित हो जाते हैं और अपने आप को उसी के अनुसार ढालने की कोशिश करते हैं और उससे मित्रता करने की कोशिश करते हैं। ये भी देखा गया है। या तो समान मतलब पर्सनैलिटी वाले लोग एक दूसरे के साथ संपर्क करते हैं, समूह बनाते हैं या साथ रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर किसी की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होती है तो उसको देखकर भी लोग आकर्षित होते हैं और उसके साथ भी समय बिताने की कोशिश करते हैं। इसमें और एक चीज़ है, अगर किसी का सामाजिक मूल्य जो होता है यानी सोशल वैल्यूज अगर समान है तो भी लोग एक दूसरे के साथ में अच्छा संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ में रहने की कोशिश करते हैं। इस पर हिल एंड स्टॉल ने 1981 में अपने अध्ययन में पाया है। इस तरह से देखा गया है कि फिनबर्ग, मिलर एंड रॉस ने 1981 में अपना अध्ययन करने से पाया कि जब दो व्यक्तियों में अंतर्क्रिया बढ़ती है तो उनमें व्यक्तित्व समानता न होने पर भी वे उसके अनुसार से अपने आप को ढाल लेते हैं। मतलब इन्होंने पाया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो व्यक्तियों में लगातार अगर एक दूसरे से मिल रहे हैं या जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में हो या किसी स्कूल में हो या किसी कॉलेज में हो, अगर वे बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो अपने आप को उसके अनुसार से ढालने लग जाते हैं, उनके व्यक्तित्व को अपने आप में पढ़ाने लग जाते हैं और उनमें धीरे धीरे क्या होती है, दोस्ती बढ़ती चली जाती है। तीसरा है व्यवहारगत समानता यानी बिहेवियरल सिमिलैरिटी। इसमें क्या होता है कि एक ही समान व्यवहार करने वाले लोगों में भी आकर्षण की भावना देखी जाती है। यानी अगर उनका व्यवहार अगर जैसा व्यवहार हम कर रहे हैं वैसा व्यवहार उनका भी देखते हैं तो ऑटोमेटिक एक दूसरे के प्रति आकर्षण की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसमें टेसस, कैम्पबेल और स्मिथ ने 1984 में अपने अध्ययन में पाया है कि इन्होंने देखे कि प्राथमिक बच्चे जो कक्षा के बच्चे होते हैं उनके साथ में उन्हीं लोगों की दोस्ती होती है जो उसी तरह के खेल खेलते हैं। जैसे देखा गया है कि बॉय लोग अधिकतर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो वो वैसे ही ग्रुप अपना बनाते हैं कि जो साथ में क्रिकेट खेल सकें। लड़कियां ज़्यादातर खिलौने के साथ खेलती है, डॉल्स के साथ खेलती है, तो वे अपने आप उसी के अनुसार ही वैसे ही अपनी सहेलियों को चुनती है जो उसके साथ में उस चीज़ खेल को खेल कर सके। इस तरह से स्पष्ट होता है कि अंतर व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव निर्धारक व्यक्तिगत समानता है। यानी हम लोगों का अगर व्यवहार एक दूसरे के प्रति समान देखते हैं तो हम लोग उसके प्रति ऑटोमेटिक अट्रैक्शन की भावना उत्पन्न होती है। कभी भी ऐसा देखा गया है कि किसी विषय के प्रति उनकी मनोवृत्ति अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्ति के समान है तो वह अपनी मनोवृत्ति को भी वैध मानकर उन व्यक्तियों के प्रति आकर्षण जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लड़के सिगरेट पीते हैं और शराब पीते हैं, तो अगर कुछ दूसरे लड़के उसको देख रहे हैं तो उसकी मनोवृत्ति उसी टाइप की है तो वो भी उसके साथ संपर्क करना चाहेंगे और एक समूह की तरह उसके साथ हर चीज मतलब अट्रैक्टिव होंगे और उनके साथ ही समय बिताने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग तीसरा में आते हैं। ये हमारा था कि समानता के तीन रूप, यानी समानता में आपकी मनोवृत्ति की समानता यानी एटीट्यूड सिमिलरिटी, दूसरा था व्यक्तित्व समानता यानी पर्सनैलिटी अगर सिमिलरिटी, और व्यवहार समानता यानी बिहेवियरल सिमिलरिटी। इसमें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटरपर्सन डिटर्मिनेंट्स में। तीसरा जो था हमारा पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी। इसमें बर्न ने 1971 में कहा है कि पारस्परिक अंतर व्यक्तिक व्यवहार यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का एक प्रमुख व्यक्तिक निर्धारक है। उनका कहना है कि एक तरफा आकर्षण जो होता है वह बहुत दिन तक नहीं चलता, यानी आकर्षण को कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि पारस्परिक और एक दूसरे पर आश्रित हो। यानी ऐसा भी उन्होंने अध्ययन में पाया है कि हम लोग अगर किसी को देखकर अगर आकर्षित होते हैं, उसके साथ सही मतलब अपना समय बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरा उसके प्रति वह भावना नहीं रखता है तो यह जो आकर्षण है ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। यानी अगर एक व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित हो रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति उसके प्रति वह आकर्षण की भावना नहीं रख पाता है या नहीं उनके मन में भावना आती है तो यह जो रिलेशनशिप है ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसमें गोल्ड, राइकन और मोजल ने भी अपने बहुत सारे अध्ययन किए हैं जिसमें पाया है कि महिलाएं अपनी जो एक समान जो असमान मनोवृत्ति वाली होती हैं उनके प्रति भी आकर्षित होती है। मैंने मान लीजिए हमारे में जो गुण है लेकिन जो दूसरे में गुण है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अपने वाले गुण से, तो वैसे भी प्रति भी वे लोग अपने आप को मैंने आकर्षण की भावना महसूस करते हैं। इसमें हेज ने 1984 में अपने अध्ययन में बताया है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में पारस्परिक आदर, स्नेह, अभिरुचि आदि की भावना होती है तो उनमें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की भावना बढ़ जाती है।
परंतु इस तरह की पार्श्वती होने पर वह समान गुणों के रहने पर भी उसमें अंतर व्यक्तिगत आकर्षण नहीं होता है। यानी क्या होता है, कभी कभी अगर कोई आपका बहुत ज्यादा केयर कर रहा है, आपकी देखभाल कर रहा है, आपकी हर सुख दुख में साथ दे रहा है और आपकी हर कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑटोमेटिक हम लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, चाहे उसका जो स्वभाव है, व्यवहार है, वो हमारे प्रति हो चाहे नहीं हो, यानी हमारे जैसा सेम सेम हो या ना हो। चौथा है चाटुकारिता, यानी इंटीग्रेटिजेशन। इसमें क्या है, अंतर व्यक्तिक आकर्षण का एक निर्धारक चाटुकारिता भी है। यानी किसी भी समाज में बहुत से लोग चाटुकार होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चापलूसी करना, जी हुजूरी करना, तो इस ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति एक निषेधात्मक बन जाता है, यानी हम लोग के मन में उसके प्रति एक अजब सी भावना आ जाती है। यानी कि वो कुछ भी चीज हो, वो अपना काम निकालने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करता है और आपके प्रति आकर्षण की भावना दिखाता है और आपके पीछे हमेशा लगा रहता है। यानी चाटुकारिता आकर्षण उत्पन्न करती है, परंतु क्या है कि इसमें लोग क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई ऊंची उपलब्धि प्राप्त करने के लिए अपने बॉस की बहुत चाटुकारिता करता है, यानी आप उनके हर काम पर तैयार होता है करने, उसे जी हजूरी करता है, वो जो बोलते हैं वो करता है, यानी उसके आगे पीछे घूमते रहता है। लेकिन उसका काम रहता है कि वो उस तरह से करके अपने आप को एक पोजीशन हासिल कर दे। लेकिन जब वो पोजीशन हासिल कर लेता है तो वही चीज उसकी खत्म हो जाती है। इसमें वॉटसन एंड फिस्टिंगर ने 1962 में कहा है कि चाटुकारिता लक्षित व्यक्ति के परोक्ष में की जाती है, वह जो होती है वह सफल नहीं होती है, यानी ये ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। ये अगर हम लोग अपने मतलब अगर जिस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं अगर वो हो जाता है खत्म, अगर हम लोग जैसे कि कभी कभी देखेंगे जूनियर अपने बॉस की बहुत ही चापलूसी करते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, उनके हर जी जुरी करते हैं, और जब उसका जो मकसद होता है वह पूरा हो जाता है तो वही चीज वो छोड़ देते हैं। और लेकिन बॉस को ये चीज पता होता है कि ये मेरा इस तरह क्यों कर रहा है, तो वह उसके प्रति अपने मन में उस तरह सा अट्रैक्शन के भाव उसके मन में नहीं आती है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन जो है इसके कई व्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ परिस्थिति जन निर्धारक होते हैं जिसे सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, इसके बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन बनाऊंगी जिससे आप लोगों को इससे को समझने में आसानी होगी। अगर मैं क्वेश्चन कुछ आप लोगों को देना चाहूंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं इसको खत्म कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसको क्वेश्चन को देखने से आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उससे रिलेटेड जितने भी मैंने आज बताए हैं आप उसको देखिएगा, समझिएगा। और उसके बाद कुछ भी अगर आप लोगों को इसमें दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है, तो आप मुझे कॉमेंट में कीजिएगा, तो मैं उसके अनुसार से ही नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्स से जानकारी दूंगी और आपकी समस्याओं का हल करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।